हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या बोलता है। अब इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन अपने को मिलते हैं ये देखते हैं। अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और आपको पता होगा यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ही बात करता है। जैसे डी ब्रोगली का इक्वेशन आया था, जस्ट उसके बाद ये वाला इक्वेशन आया था, और वहां पर ये बोला गया कि किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका स्थिति और मोमेंटम दोनों को एक साथ, स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ एक ही समय में उसका एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करना असंभव है। यहाँ पर दो लिया जा रहा है, एक स्थिति में अनिश्चितता लिया जा रहा है और दूसरा संवेग में अनिश्चितता लिया जा रहा है। दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट निकालना है अपने को, दोनों का वैल्यू एग्जैक्ट निकालना है, वो भी एक साथ निकालना है, साइमल्टेनियसली निकालना है यहाँ पर, तो ये कार्य असंभव है। दोनों का वैल्यू एक साथ निकालना है एक्यूरेसी के साथ, तो वो कार्य असंभव है। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में आपको किस प्रकार से देता है, डेल एक्स डेल पी, और ये बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है h/4 पाई, लेकिन ये छोटा नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से ये रिलेशन देता है डेल एक्स इंटू डेल पी। ये वाला वैल्यू बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है h/4 पाई के, छोटा कभी भी नहीं होगा। ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। अब ये आपको क्या बताता है, डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, ये आपका संवेग में अनिश्चितता बताता है, संवेग में अनिश्चितता। और ये तो आपको पता है कि कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है और पाई एक इंटीजर वैल्यू है। और यहाँ पर जो डेल पी देखते हैं, ये जो संवेग में अनिश्चितता है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला चेंज होगा, कुछ अपने को ऐसा देखने को भी मिल सकता है, h/4 पाई। ठीक, डेल एक्स इंटू एम डेल पी बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है h/4 पाई। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर अब किस किस प्रकार से क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपको पता है यहाँ तक। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, तो ये आपको कैसा दिखेगा ये देखते हैं। डेल एक्स, एम को मैं इधर ले जाता हूँ, देखिए ये बराबर हो सकता है ना। तो जब हम अपना फॉर्मूला, कोई क्वेश्चन देता है उसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको बराबर मानते हुए चलेंगे। तो डेल एक्स इंटू एम डेल बी इज इक्वल टू h/4 पाई। ठीक, डेल एक्स, यहाँ पर जो एम डेल भी दिख रहा है, ये डेल भी, ये आपका वेग में अनिश्चितता है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता क्वेश्चन में लिखा रहता है सीधा सीधा, आपको वहीं से उठा कर लेना है। तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ये डेल भी एक तरफ मैं अनिश्चितता रखता हूँ, तो h/4 पाई एम, इसको कुछ ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पर जो h/4 पाई दिख रहा है, हम यहाँ पर h/2 पाई को कभी कभी देखिएगा आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, h को क्रॉस कर देता है, h को क्रॉस कर देता है, इसका मतलब क्या है, h/2 पाई होता है, अकेले h क्रॉस इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं h क्रॉस लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, h क्रॉस, यहाँ से 2 पाई मैं बाहर निकाल दूंगा, जो कि 4 पाई है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 इंटू 2 पाई अगर लिखूं और इसको मैं h क्रॉस कर देता हूँ, एक मिनट ऐसा कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। h/2 पाई को मैं क्या किया, h क्रॉस किया, तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 2m के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है। तो आपको इसके बराबर में आपको ऐसा हुआ लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो डेल एक्स इंटू डेल वी बराबर आपको ये रिलेशन भी दिख सकता है। ठीक, यहाँ पर सीधा सीधा सब में वही रहेगा, h क्रॉस बाय 2 करके भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, h क्रॉस मतलब अकेले h/2 पाई के बराबर हो जाता है। अब दूसरा देखूं, मैं यहाँ पर अभी बोला, कुछ देर पहले बोला कि दोनों का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है एक साथ,
तो वो कार्य असंभव है। अगर यहाँ पर हम बोल रहे हैं यदि मैं x का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू अधिकतम शुद्धता के साथ निकालता हूँ तो उतनी ज्यादा है अनिश्चितता इसमें प्राप्त होगी। जितनी ज्यादा मैं जितना अच्छा से इसका वैल्यू निकालूंगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा, तो उतना ही अनिश्चितता डेल पी में आएगी। या इसका उल्टा बोल सकते हो, डेल पी को अधिक शुद्धता के साथ निकालते हो तो स्थिति में उतनी ज्यादा अनिश्चितता आएगी। ठीक, एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। एक को आप अच्छा से निकालोगे तो दूसरा का वैल्यू उतनी ही ज्यादा आप दूर जाओगे उसके निश्चितता से, मतलब अनिश्चितता उसमें बढ़ती जाएगी। तो उसी पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। अगर मैं एक का वैल्यू को 0 कर देता हूँ, एक का वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, एक की अनसर्टेनिटी मैं 0 कर दिया, अनिश्चितता 0 है, मतलब एक को मैं एकदम एग्जैक्ट वैल्यू के साथ निकाल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर x इंटू डेल पी है, इसमें मैं क्या करता हूँ, डेल x की अनसर्टेनिटी अनिश्चितता 0 है, 0 है। मतलब आप बोल सकते हो डेल x का अधिकतम शुद्धता के साथ मान आप निकाल चुके हो, तो डेल p का अनिश्चितता क्या होगा। तो इसको हम अधिकतम शुद्धता के साथ निकाले हैं, इसलिए इसकी जो अनिश्चितता है वो अनंत पर चली जाएगी। तो इसका जो वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऐसा भी उलझा देता है क्वेश्चन को। तो इसमें हम कई प्रकार का क्वेश्चन देख लिए। एक तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा जिसको बराबर करके बोला जा सकता है, एक समवेग से देगा, दूसरा a और b करके देगा, और तीसरा आपको ये इस प्रकार से दे सकता है, चौथा आपको कॉन्सेप्चुअल ये वाला पूछा जा सकता है, और पांचवा आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू को सॉल्व करता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लूँ तो इलेक्ट्रॉन के लिए लूंगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का वैल्यू आपको पता है 9.1 × 10⁻31 kg, और h का वैल्यू भी आपको पता है जो फिक्स है। तो इस वैल्यू को हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे, इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन के लिए जब बात करेंगे तो ये फार्मूला को अपने को इस प्रकार से लेना है, सीधा सीधा याद रखिएगा, डेल x × डेल v इज इक्वल टू आप लेंगे 5.78 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक इस प्रकार से आपको लेना है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाएगा वैल्यू रख लीजिएगा, कैलकुलेशन में फंसना नहीं है अपने को, ये वैल्यू रखें और सीधा सीधा आपको निकालना है। डेल v में अनिश्चितता दिया है तो डेल x में अनिश्चितता निकाल सकते हो, डेल x में अनिश्चितता दिया है तो डेल v में अनिश्चितता निकाला जा सकता है। तो कहीं पर भी कैलकुलेशन में फंसने वाला यहाँ पर कंडीशन नहीं है। ये आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं जो आपको सिंपली ये पता है, और यहीं से हम 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन जैसे कि अगर देखा जाए, यदि मैं मान लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग 500 मीटर प्रति सेकंड है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें मैं अब सिंपल क्वेश्चन ले दे रहा हूँ आपको, इसका हाइट पर जा रहा हूँ, क्वेश्चन के हाइट पर जा रहा हूँ। तो उसमें देखते हैं यदि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग दिया है, अनिश्चितता नहीं दिया है ना अभी। एक तो आपको अनिश्चितता देकर क्वेश्चन पूछेगा, ये अनिश्चितता इतना है तो उसकी अनिश्चितता क्या होगी, इस टाइप से ऐसा क्वेश्चन रहता है। अब मैं यहाँ पर अनिश्चितता, अगर क्वेश्चन में अनिश्चितता नहीं दिया है तो कैसे निकालना है आपको वो देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, उसका वेग दिया हुआ है 500 मीटर प्रति सेकंड, ये वेग को दिया हुआ है इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड में, तथा उसमें अनिश्चितता का परसेंट दिया हुआ है आपको, अनिश्चितता अनसर्टेनिटी आपको दिया है 0.02% दिया हुआ है, इतना उसमें अनसर्टेनिटी है उसके वेग में। ठीक, तो पोजीशन में उसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, तो इसको आपको कैसे निकालना है। तो अपने को ये परसेंट दिया है, उस परसेंट को उस वैल्यू से अपने को मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा जिस पर ये बोला गया है। जैसे कि यहाँ पर वेग आपको दिया है 500 और उसकी अनिश्चितता दिया हुआ है 0.02 बटे 100% में दिया हुआ है, तो हम बटे 100 कर देंगे। ये आपको वेग में अनिश्चितता आपको मिल गई है, डेल v का मान अब मिल गया। पहले आपको v का मान दिया हुआ था, अब ये डेल v में चेंज हो गया
अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 0.10, ये आपका मीटर पर सेकंड। इतना वेग में अनिश्चितता है, इतना वेग में इसका अनिश्चितता है। अब अपने को स्थिति में अनिश्चितता पूछा हुआ है, फॉर्मूला पता है डेल एक्स डेल वी और h बाई 4 पाई। इलेक्ट्रॉन दिया है तो आप डायरेक्टली यहाँ से उठाकर ले सकते हैं और इसके बराबर है 5.78 इंटू 10 टू द पावर -5। ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू का मान दिया है 0.178 इंटू 10 टू द पावर -5। इसको सॉल्व करना है, डेल एक्स ये इधर जाएगा, नीचे आएगा, 0.1 हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 5 इंटू 5 नहीं 5.78 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता इतनी आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, स्थिति है मीटर आ जाएगा इसका यूनिट। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत इस प्रकार से बहुत सारे डिफरेंट टाइप जो यहाँ पर पॉसिबल थे मैं वो यहाँ पर अब बता दिया हूँ। अब अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं हाइजेनबर्ग के बाद श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे बहुत सारा डाटा अपने को अब देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आप देखते हैं इसका जो सीधा सीधा फॉर्मूला हम बात करेंगे, क्वेश्चन तो यही पर से रहता है, बाकी कहां से आया कैसे आया उससे अपने को मतलब नहीं है। ये तीनों अक्ष पर बात करता है और कुछ इस प्रकार से इसका समीकरण होता है y स्क्वायर प्लस डेल साइन डेल z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस b साइन इक्वल टू 0। इतना लंबा चौड़ा इसका इक्वेशन होता है और इस इक्वेशन को हम डबल डिफरेंशिएशन या इसको बोला जाता है दोहरा अवकलन रूप। श्रोडिंगर समीकरण का दोहरा अवकलन रूप इसको बोला जाता है, जो तीनों एक्सिस पर वर्क करता है और इसके लिए कुछ ऐसा इक्वेशन अपने को मिलता है। इस इक्वेशन को फिर एक ऑपरेटर लगाते हैं तो डेल, इसको भी डेल बोला जाता है, डेल स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय h स्क्वायर e माइनस v साइन इज इक्वल टू 0 लिया जाता है। या फिर इसको और ऑपरेटर लगा देते हैं तो h कैप साइन इज इक्वल टू e साइन, इस प्रकार से ले लिया जाता है। तो ये तीनों जो तीन हम देख रहे हैं तीनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं हम इसको दोहरा अवकलन रूप बोलते हैं, ये इसको बोला जाता है लाप्लास ऑपरेटर। तो उसी के नाम पर ये फॉर्मूला को लाप्लास ऑपरेटर के रूप में बोला जाएगा इसको। और ये वाला होता है हैमिल्टोनियन, ये वाला जो एच कैप देख रहे हैं ये कौन सा ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हिंदी में संकारक बोला जाता है। तो हैमिल्टोनियन संकारक के फॉर्म में आपको ये समीकरण देखने को मिलेगा। अब इसमें देखते हैं ये एच कैप जो है इसमें बहुत सारा राज छुपा हुआ है, इस पर फिर बहुत सा क्वेश्चन उठता है। तो ये जो एच कैप है इसको मैं क्या बोला हूँ, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और इसी को हम आइगेन नहीं, ये हैमिल्टोनियन सीधा सीधा बोल देंगे इसको, हैमिल्टोनियन संकारक। ये आपका तरंग फलन है, तरंग फलन वेव फंक्शन, ये आपका वेव फंक्शन है, ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। और इधर जो देख रहे हैं ये आपका आइगेन वैल्यू है, आइगेन वैल्यू। और ये जो साइन देख रहे हैं इसको आइगेन फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर ये जानकारी मिलता है। अब ये जो साइन जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, तरंग फलन बोले हैं यहाँ पर, और यहीं से उठाकर चलते हैं। तरंग फलन के इसका बहुत सारे हल होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं।
जिसमें से वही एक्सेप्टेबल होता है जो इसके रूल को फॉलो करता है, और जो रूल को फॉलो करता है उसी को हम आइगन फंक्शन बोलते हैं, और इससे जो वैल्यू मिलता है उसी को हम आइगन वैल्यू के नाम से जानते हैं। सिर्फ इतना ही समझना, इससे ज्यादा यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, साइन के बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, बहुत सारे हल मिलते हैं, उसमें से वही सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होता है जो कुछ रूल है उसको फॉलो करता है, और जो रूल को फॉलो करता है उसको हम आइगन फंक्शन के नाम से जानते हैं, और उससे जो वैल्यू मिलेगा उसको हम आइगन वैल्यू के नाम से जानते हैं। अब ये रूल में देखते हैं, तो कुछ रूल है यहाँ पर, जो फंक्शन है उसको कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं, कंटिन्यूअस निरंतर होना चाहिए, अनंत नहीं जाना चाहिए इसके मान को, अनंत नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ रूल है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस होना चाहिए और अनंत नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो आप बोल सकते हो कि वो तरंग फलन एक्सेप्टेबल है, जो एक्सेप्टेबल है आइगन फंक्शन कर रहा है और उससे संबद्ध वैल्यू आइगन वैल्यू कर रहा है। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है यहाँ पर। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। अब ये साई है क्या, साई है क्या, इसके तरफ चलते हैं। तो इसको देखने के लिए आप समझिएगा, जैसे कि तरंग फलन हम लेते हैं, तो आप ये साइनसॉइडल एक मार्ग लेते हैं, साइनसॉइडल मार्ग बोला जाता है इसको, एक लहर को साइनसॉइडल यहाँ पर लिया जाता है और इस साइन वैल्यू से निकालते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म इसका बहुत लंबा चौड़ा होता है, उधर नहीं जाना है अपने को। जैसे कि मैं यहाँ से अगर काटता हूँ और इसको घुमाकर इधर लाता हूँ, तो ये आपको एक साइकिल कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक, बस वही है यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ये आपका एक चक्र हो रहा है, और इस चक्र की दूरी को हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। ये जो एक चक्र बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस चक्र की दूरी को हम लैम्डा को के नाम से जानते हैं। लैम्डा बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हो दूरी। ठीक, ये जो इसका हाइट बन रहा है या इसका जो मिनिमा बन रहा है, एक मैक्सिमा बन रहा है, एक मिनिमा बन रहा है, इस मिनिमा या मैक्सिमा को हम इसके आयाम के नाम से जानते हैं, आयाम के नाम से जानते हैं, और इसी को ही, इस आयाम को हम साइन के नाम से जानेंगे। ये जो हाइट दिख रहा है इसको हम आयाम के नाम से जानते हैं, आयाम के लिए सिंबल ए लिया जाता है, और इसी आयाम को ही साइन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन होता है साइन क्या बताता है, तो इसका अधिकतम ऊंचाई या तो अधिकतम, इसका मिनिमा हो सकता है ऑप्शन में, या तो सीधा सीधा उस तरंग की आयाम को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। दो तीन प्रकार से इसका आंसर दे सकता है, आयाम दे सकता है, या तो इसका अधिकतम ऊंचाई, या तो इसका अधिकतम जो मिनिमा है, वो सब क्या बता रहा है आपका साई का वैल्यू बताएगा। क्योंकि अब ये तरंग है और तरंग प्रकाश के गति से आगे बढ़ता है, इसको हम ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जानते हैं। और वहां पर जब घुसते हैं तो बहुत सारा डाटा अपने को दिखाई देता है इस साई के स्टडी के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पर चैप्टर पर ही हूँ, लेकिन चैप्टर से थोड़ा हट के जाना है, यहाँ से आपको बहुत सारा डाटा मिलता है जो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है। ठीक, ये साइन तरंग के लिए हम डिनोट कर रहे हैं जो इसका मैक्सिमा या मिनिमा है, और ये ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरण के गुण पाए जाते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत आगे बढ़ते हैं, ऐसा बहुत सारे इसके लिए रूल होता है। और इस पर एक जो रूल है, यह प्रकाश की गति से आगे बढ़ता है, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, प्रकाश के गति या वेग से आगे बढ़ता है। और प्रकाश का वेग के लिए फॉर्मूला होता है c इज म्यू लैम्डा, म्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, और ये लैम्डा इससे संबद्ध तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ है, जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। c यहाँ पर प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3.8 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर, या तो आप मीटर में लेना चाहोगे तो मीटर में आप -8 मीटर लोगे। ठीक, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो उसे संबद्ध उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये हो गया, फिर से प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन ना ये प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन पहला हो गया। दूसरा, यदि आपको
लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू दिया है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछ सकता है। लेमडा का वैल्यू देगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछ सकता है। सी का वैल्यू कांस्टेंट है, जिसमें से आपको सेंटीमीटर या मीटर में जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से देना है। ठीक, या तो इसका वाइस वर्सा हो सकता है, लेमडा इज इक्वल टू सी बाई डी। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देकर लेमडा का वैल्यू पूछा जा सकता है। ठीक, अब इसमें आपको एक बहुत सारा रेंज मिलता है ईएमआर का। तो ईएमआर के रेंज में आप याद रखिएगा, सबसे पहला कॉस्मिक आता है, उसके बाद गामा रेज आता है, उसके बाद एक्सरे आता है, उसके बाद यूवी आता है, उसके बाद विजिबल आता है, उसके बाद आईआर आएगा, उसके बाद फार आईआर आएगा, दूरस्थ और अपकिरण। आईआर मतलब इंफ्रारेड, कहाँ गया, दिखाई दे रहा है ना, आईआर, उसके बाद फार आईआर, दूरस्थ आईआर, इस प्रकार से सब आता है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो रेडियो वेव आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो अगर ऊपर से हम नीचे आता है, क्रम याद रखिएगा, ये जो क्रम होता है सॉरी विजिबल के लिए, ये होता है 3800 से 7800, और ये होता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक, ये होता है 100 से लेकर 3800 एंगस्ट्रॉम तक। एक्सरे के लिए होता है 1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक। ये तो रफली याद रखिएगा, इसी के बीच में आपको फंसेगा। इस बीच में आता है तो एक्सरे होगा, इस बीच में आता है तो आपका यूवी होगा, इस बीच में आता है तो विजिबल होगा। इससे बाहर चले जाओगे 7800 से एंगस्ट्रॉम से, तो ये आईआर में चला जाएगा। रेडियो पर आते हो आप, रेडियो वेव में, तो ये लगभग लगभग 1 किलोमीटर में शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये 100 से ऊपर, 100 मीटर से इधर किलोमीटर में होगा, वो सब रेडियो वेव में आता है। ध्यान में रखिएगा, ये सब कहीं ना कहीं साइंस पर क्वेश्चन आता है, या तो कभी कभी इसी पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। गामा 1 से कम होगा, 1 एंगस्ट्रॉम से कम होगा। ठीक, उसको हम गामा बोलेंगे। एक लिमिट रेंज होता है, ये भी 0.01 तक होता है शायद, ये एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है। उससे कम गया तो कॉस्मिक है। कॉस्मिक की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो एनर्जी होगा वो डाउन होगा, याद रखिएगा, एनर्जी डाउन होगा, फ्रीक्वेंसी डाउन होगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य समान बढ़ते हुए जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, ये जो क्रम है, गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल दृश्य प्रकाश, और आईआर मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरण। फिर उसके बाद दूरस्थ अवरक्त किरण आता है, उसके बाद आपका रेडियो तरंग आता है, रेडियो वेव आता है। ठीक, तो हम ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं, एनर्जी का वैल्यू डाउन होते जा रहा है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डाउन होते जाएगा, जबकि तरंगदैर्घ्य का वैल्यू बढ़ते हुए जाएगा। ये याद रखिएगा, और ये रिलेशन आप देख सकते हो, E इक्वल टू एच न्यू या तो सी लैम्डा। तो इसमें देखोगे आप तो E सीधा सीधा समानुपाती है, जबकि तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रम है। तो ये याद रखना है, यहाँ पर ये जो डाटा है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक, तो इसको याद रखना है। ये तो हो गया ईएमआर के बारे में, हम बात कर रहे थे साई के बारे में। और साई क्या होता है, तरंग का आयाम को डिनोट करता है साई। ठीक, अब इससे रिलेटेड आपको कभी कभी जैसे कि टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है, साई का कोई भौतिक सार्थकता नहीं होता, साई का कोई भौतिक सार्थकता नहीं होता, साई स्क्वायर का भौतिक सार्थकता होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, और ये क्यों बताता है, तो आप देखें अभी यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य होता है, ये कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है। तो वैल्यू अपना निगेटिव नहीं हो सकता। और साइन, अगर हम कोई भी वैल्यू को, जैसे कि मैं -2 लेता हूँ, तो -2 अगर साई बराबर -2 है, और साई का स्क्वायर करता हूँ, तो -2 का स्क्वायर करूंगा, तो ये वैल्यू आपको 4 मिलेगा। तो ये निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होता है, जबकि साई का सिग्निफिकेंस नहीं होता। सिंपल भाषा में आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक, और ये साई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कुछ ऐसा लिया जाता है, साई का डी टाउ, और कुछ समाकलन के लिए यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मूला लगाया जाता है। यहाँ पर जो डी टाउ देख रहे हो, ये कौन से सिस्टम पर वर्क कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू दिया जाएगा। अगर एरिया है तो एरिया है तो आप लंबाई गुणित चौड़ाई लोगे, अगर आयतन है तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों को लोगे।
तो उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला को शिफ्ट करना होगा। ठीक, ये डी टाउ आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर उस सिस्टम का वॉल्यूम बता सकता है या तो क्षेत्रफल बता सकता है, जो भी हो। ठीक, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रखना है और सॉल्व करना है। तो सिंपली आपको तो बस यही फार्मूला देगा, साई स्क्वायर के लिए वैल्यू क्या होगा, इस प्रकार से लेना है। ये साई जो स्टार देख रहे हैं इसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के नाम से जानते हैं, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको अभी यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो वैल्यू रहता है उसी पर हम आयोटा का गुणा करते हैं, और आयोटा का वैल्यू होता है -1, उससे गुणा करते हैं तो वैल्यू को चेंज किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हो गया साई स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व। प्रायिकता घनत्व मतलब क्या है, जैसे कि ये साई का जब हम वैल्यू निकालते हैं कहां से, श्रोडिंगर इक्वेशन से, साई का वैल्यू मिल गया। अब उसके बाद हम साई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं जिस एरिया में, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये एरिया या तो आयतन हो जाएगा, जो भी हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को मिलता है उसी जगह को हम कक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक, प्रायिकता घनत्व आपको क्या बता रहा है, मतलब साई स्क्वायर का वैल्यू क्या बता रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया को बताएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है अर्थात आप बोल सकते हो वहां पर ऊर्जा का घनत्व ज्यादा है, और जहां पर ऊर्जा का घनत्व ज्यादा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो गई, और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक है उसी को हम कक्षा के नाम से जानते हैं। उसी को हम कक्षा के नाम से जानते हैं, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक, ये ऑर्बिट मतलब आप समझ सकते हो जैसे कि आपका न्यूक्लियस है, ये आपका ये ऑर्बिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाया गया तो ये आपका ऑर्बिट हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाया गया तो ये आपका ऑर्बिट हो गया। तो ये कैलकुलेशन कहाँ से आता है, ये सब यहाँ से निकल कर आता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, अब एक ऑर्बिट मिल गया। अब इस ऑर्बिट के अंदर चलते हैं और इसके अंदर का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर में, मैं न्यूक्लियस पर बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इस ऑर्बिट में जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जिसको हम ऊर्जा घनत्व भी बोल रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए अपने को 4 नंबर की आवश्यकता होगी, और उसी 4 नंबर को आप क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। तो मैं अब क्वांटम संख्या शुरू कर रहा हूं। तो 4 क्वांटम संख्या, 4 क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर की आवश्यकता होती है। अब इसको आप परिभाषा किस प्रकार से लेते हो, किसी इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के लिए अपने को 4 नंबर की आवश्यकता होती है। उसी चारों नंबर को हम क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। एड्रेस करना मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता करना है अपने को, तो उसके लिए अपने को 4 संख्या की आवश्यकता है, उसी को हम क्वांटम संख्या के नाम से जानेंगे। अब देखते हैं इस चैप्टर का परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरे पार्ट से कहीं दे चाहे मत दे, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। इसके बाद भी अगर देना है तो कहीं दूसरे पार्ट से भी क्वेश्चन मिल जाता है। तो क्वांटम नंबर से ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मिलता है। अब 4 क्वांटम संख्या आप सबको पता होगा। पहला क्वांटम संख्या हम क्या लेते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको क्या बोला जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या। और ये आपको क्या क्या जानकारी देगा, पहला इसमें क्या क्या जानकारी मिलता है, ये मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देगा। मुख्य ऊर्जा स्तर मतलब जिसको हम अभी क्या बोले, ऑर्बिट के नाम से जाने, कक्षा के नाम से जाने, तो ये कक्षा के बारे में जानकारी देता है। दूसरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी, जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले बोला, ये आपका ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपको पता चल गया, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। ये मुख्य ऊर्जा स्तर ये हो गया आपका। इस नाभिक से यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन, या तो यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है या आपको यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक से औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलता है, नाभिक से, इलेक्ट्रॉन का नाभिक से औसत दूरी आपको मिलेगा यहाँ पर। तीसरा, आपको इस ऑर्बिट का, ऑर्बिट बोल रहा हूँ अभी तक मैं ऑर्बिटल में नहीं पहुंचा हूँ,
ऑर्बिट का आपको शेप मिलेगा, कितना बड़ा है शेप, आकार, ऑर्बिट का आकार, जिसको शेप बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक। ऑर्बिट का शेप मिलेगा, ये इस प्रकार से जानकारी मिलता है। अब जब हम यहाँ पर मुख्य ऊर्जा स्तर बोले, तो मुख्य ऊर्जा स्तर, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो En इज इक्वल टू माइनस 13.1 बटे n स्क्वायर किलो जूल में, या तो फिर 13.6 माइनस में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का वैल्यू आप बता सकते हो, जो कि हम बोर में देखे थे, वही बोर वाला जो एनर्जी है आप यहाँ पर लाकर जोड़ सकते हो। यहाँ पर जो n दिख रहा है, n बराबर अपने को लेना है मुख्य क्वांटम संख्या का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं, और इसका वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है, 0 कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बोर के अनुसार से k, 2 को हम बोलेंगे m, और 3 को बोलेंगे m। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इतना जानकारी अपने को दिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं और क्या क्या जानकारी मिलता है देखते हैं। तो दूसरा क्वांटम नंबर, किसी इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करना है आपको। अब सिंपल भाषा में, आप कहीं ना कहीं टीचर होंगे तो आप पढ़ाते होंगे, एड्रेस करने के लिए अपने को एक राज्य चाहिए, फिर जिला चाहिए, फिर उस गली का नंबर चाहिए, इस प्रकार से आप बात करते हुए चलते हैं। तो मैं उस लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, जो अपना क्वेश्चन आता है उसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। यहाँ से अपने को ये जानकारी मिलेगा। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है द्विगांशी क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या। और द्विगांशी क्वांटम संख्या के बहुत सारे नाम हैं, इसको हम एजीमुथल इंग्लिश में एजीमुथल बोलते हैं, और फिर इसी को एंगुलर भी बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम को कोणीय संवेग बोलते हैं, और इसी को सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इस प्रकार से अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से डिनोट किए थे, द्विगांशी क्वांटम संख्या को हम n से डिनोट करेंगे। अब ये n आपको क्या क्या जानकारी देता है, पहले ये देख लेते हैं, फिर इसका वैल्यू हम निकालने का कोशिश करते हैं। तो यह मुख्य ऊर्जा, पहला पॉइंट, जो मुख्य ऊर्जा स्तर अपने को यहाँ से मिला है, इसको फिर से छोटे भाग में तोड़ देगा। कौन है, तो मुख्य ऊर्जा स्तर के उप ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देगा, मुख्य ऊर्जा स्तर के उप ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देगा। और इसी मुख्य उप ऊर्जा स्तर को हम बोलेंगे अब ऑर्बिटल। यहाँ पर हम ऑर्बिट बोले थे, और यहाँ पर बोलेंगे ऑर्बिटल। ये मुख्य ऊर्जा स्तर क्या है आपका, ऑर्बिट, कक्षक, और ये वाला क्या है, कक्षक। तो अब यहाँ से अपने को कक्षक के बारे में जानकारी मिला, मुख्य ऊर्जा स्तर में उपस्थित कक्षक के बारे में जानकारी मिल रहा है। दूसरा देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है। अब यहाँ पर देखो, मैं पहले इसका वैल्यू बता देता हूँ, फिर उससे अब अपने को क्या क्या जानकारी मिलता है ये देखते हैं। तो L का मान जो होता है, L का वैल्यू n पर निर्भर करता है, जैसा आपको पता होगा। L का मान n पर निर्भर करता है, और L का कुल मान बराबर n ही होता है, ठीक। L का मान n पर निर्भर करता है, और L का कुल मान n के बराबर होगा। जितना n का वैल्यू होगा उतना ही L का भी वैल्यू होगा। इसका वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं और जाते हैं n-1 तक, ठीक। तो पहला वैल्यू आपका 0 हो गया, और दूसरा वैल्यू n-1 तक जाना है, तो टोटल मिलाकर जोड़ोगे तो n के बराबर ही मिलेगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं, यदि n बराबर 1, n बराबर, क्योंकि n पर निर्भर कर रहा है, n के बराबर यदि 1 है तो L का कुल मान भी एक ही होगा। तो L बराबर आपको लेना है n-1, 0 से लेना है, तो 0 यहाँ पर हो गया, और n-1 किए तो सीधा सीधा 0 आ जाएगा, तो सिर्फ इसका एक मान मिलेगा। n बराबर 2 लेता हूँ, तो L के 2 मान मिलेंगे, और आपको जाना है 0, एक कम होना चाहिए इससे, तो यहाँ पर एक कम एक ही आ रहा है। n बराबर 3 लिए, तो L बराबर 0, 1 और 2 मिलेगा। उसी प्रकार से n बराबर 4 लेते हैं, तो L बराबर आपको 0,
1 2 3 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से लेना है n-1 तक आपको जाना है, 0 से स्टार्ट करके। अब ये है क्या एक्चुअल में, तो सीधा सीधा ये सब लफड़ा में आपको फंसना नहीं है। आप चीज ये ध्यान रखिएगा, l का कुल मान होता है n के बराबर, सॉरी उल्टा लग गया, ये वाला भी लेना था। l का कुल मान n के बराबर होता है, ये इसको याद रखना है। और ये 0 1 2 3 देख रहे हैं, 0 को आपको s लेना है या s को 0 लेना है, 1 बराबर p, 2 बराबर d और 3 बराबर a, या उल्टा ले सकते हो, s जहां पर दिखा वैल्यू 0 हो जाएगा, p जहां पर दिखा f का वैल्यू 1, f जहां पर दिखा l का वैल्यू 3। बस इतना ही याद रखना है इसमें, ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। अब देखो आपको यहाँ पर SPDF कक्षक के बारे में जानकारी मिल रहा है, तो आप इस पॉइंट को घुमाकर और कौन सा जानकारी देता है, अगर ये बोला जाए तो कक्षक के आकृति के बारे में भी जानकारी मिलता है। कक्षक के आकृति, शेप के बोल, शेप, अरे यहाँ पर शेप लिख दिया, यहाँ साइड आएगा, ध्यान रखिएगा, ये साइड है और ये है शेप, उसकी आकृति कैसा होगा उसके बारे में भी अपने को जानकारी मिलेगा, शेप के बारे में जानकारी मिल जाता है। अब नाम पर आते हैं, यहाँ से तो ऐसे बहुत सारे डाटा मिल गए, नाम पर आते हैं। यहाँ पर देखो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, अब बोर के सिद्धांत पर जाते हैं तो उससे एक रिलेशन मिलता है, और उस रिलेशन के आधार पर देखेंगे तो अपने को, फिर देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो इसका जो कोणीय संवेग का मान होगा, इसका कक्षक का कोणीय संवेग बराबर, या तो m भी r बराबर ले सकते हो आप, इसके बराबर होता है l प्लस 1 अंडर रूट में होगा, और ये h/2 पाई। याद रखिएगा h/2 को पाई को h क्रॉस भी कभी कभी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक, तो जनरली यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है वो h/2 पाई के फॉर्म में ही रहता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये वैल्यू अब फिक्स है, s कक्षक के लिए कोणीय संवेग का मान पूछे, 2s कक्षक के लिए पूछे, 3s कक्षक के लिए, 4s कक्षक के लिए पूछे, कहीं का भी क्वांटम नंबर देकर s कक्षक का अगर कोणीय संवेग पूछेगा तो s कक्षक के लिए हमेशा याद रखिएगा l का वैल्यू होता है 0, अभी देखे थे, तो l का वैल्यू 0 होता है, यहाँ से s का वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 0 प्लस 1 रखने से ओवरऑल ये 0 मिलेगा। ठीक, तो s कक्षक का कोणीय संवेग का मान 0 होगा। p कक्षक के लिए देखेंगे तो p कक्षक के लिए l का वैल्यू होता है 1 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा h/2 पाई, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 into 1 हो गया 2 अंडर रूट 2 h/2 पाई, या h/√2 पाई। सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा मिलेगा। ये किसी को डाउट थोड़ी हो रहा है ऐसा क्यों है, तो आप देखोगे 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 into √2 बराबर 2। ठीक, 2 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ऊपर नीचे एक कैंसिल होगा, एक नीचे में बचेगा, तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये p के लिए है, आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, रट्टा मारना है रट्टा मार लीजिएगा, लेकिन रट्टा मत मारना, निकाल सकते हो इसको। d के लिए दे तो आप करोगे यहाँ पर 2 और 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा h/2 पाई, ये हो गया 2 प्लस 1 3, 3 2 2 इज इक्वल टू हो गया √6 h/2 पाई, या तो इसको आप रख सकते हो 3 into 2, फिर से ध्यान में दीजिएगा h/2 पाई, ये हो जाएगा ऊपर में √3 और h/√2 पाई। तो कुछ भी दे सकता है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व कर रहा हूँ देख रहे हैं, ये बस ये फार्मूला में मौजूद रख रहा हूँ और आंसर निकालते जा रहा हूँ। तो ये द्विआंशी क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या से आप किसी कक्षक का कोणीय संवेग को निकाल सकते हो, जिसके लिए फार्मूला कुछ ये होता है, l का वैल्यू रखना है और सीधा वैल्यू निकालना है। तो सीधा ऐसा ही फॉर्म पर आपको क्वेश्चन देगा, p के लिए कोणीय संवेग का मान ये है, d के लिए ये वाला है, या तो ये वाला है, कुछ ऐसा वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। तो कोणीय संवेग का मान आपको ऐसा निकालना है। क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट थोड़ी हो रहा है इसमें। बाद में मैं सबको एक साथ फिर जोड़ूंगा, लेकिन ये वहां पर नहीं जुड़ेगा, कोणीय संवेग का पार्ट अलग है, ये यहीं पर खत्म होगा, बाकी लेकिन सब जुड़ेगा।
अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को आप जीवन प्रभाव से कहीं पढ़े होंगे। जीवन प्रभाव किसको बोला जाता है? यदि कोई स्पेक्ट्रम को या कोई एनर्जी डायग्राम है, कोई ऊर्जा स्तर को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो वो अनेक भागों में उसका स्प्लिटिंग हो जाता है या विपाटन हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ? कोई स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी का खजाना हो गया। स्पेक्ट्रम मतलब किसी स्पेक्ट्रम को अगर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो वो स्पेक्ट्रम अनेक भाग में विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रभाव को हम जीमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। जीमन इफेक्ट, जीमन प्रभाव। यहाँ पर मैं क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अनेक भाग में विभक्त हो गया, जीमन प्रभाव। स्टार्क प्रभाव, स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव। यदि जो स्पेक्ट्रम है उसको प्रबल विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रबल विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो अनेक भाग में विभक्त होगा, तो हम उसको स्टार्क प्रभाव के नाम से जानते हैं। यदि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और अनेक भाग में विभक्त होगा तो उसको हम जीमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। अगला जो है अपना, अगला जो पॉइंट है तीसरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये यही से निकलता है जीमन प्रभाव से। जो कक्षक है, कक्षक मतलब क्या बोला हूँ मैं? एनर्जी का डेंसिटी शुरू में ही बोल चुका हूँ। जहां पर ऊर्जा घनत्व ज्यादा है उसको हम कक्षा बोले। कक्षा के अंदर कक्षक में गए हैं, ठीक। तो अब मैं बात कर रहा हूँ ऑर्बिटल, जिसका एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। मतलब ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ ऑर्बिटल को या स्पेक्ट्रम को अगर मैं चुंबकीय प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में रखता हूं तो उसका अनेक भागों में विपाटन हो जाता है। और इसी विपाटन के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या बोल सकते हो, जो उप ऊर्जा स्तर मिला था अपने को, उप ऊर्जा स्तर, जिसको मैं ऑर्बिटल बोला था, इसका अनेक भाग में विभक्त हो गया। मतलब उप ऊर्जा स्तर का उप ऊर्जा स्तर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर डबल उप हो गया। उप ऊर्जा स्तर का उप ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है, अर्थात जो कक्षक यहाँ पर बना था इसका सब ऑर्बिटल प्राप्त होगा। सब ऑर्बिटल, उप कक्षक, यहाँ पर अपने को उप कक्षक प्राप्त होता है। और इसी अभिविन्यास को, उप कक्षकों के लिए अभिविन्यास के बारे में जानकारी देगा, इसको क्या बोला जाता है? अभिविन्यास। इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। कक्षक के ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देगा, कक्षक के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है। और इसे हम एम से डिनोट करते हैं। एम का मान एम पर निर्भर करेगा। एम का कुल मान, याद रखिएगा ये सब पूछा जाता है। एम का कुल मान जो होता है वो होता है 2l+1। एम का कुल मान कितना होता है? 2l+1 होता है। और इसे हम लिखने का, डिनोट करने का, प्रदर्शित करने का तरीका है -l से आपको 0 तक जाना है, 0 से आपको +l तक जाना है। इस प्रकार से इसका डिनोटेशन रहता है, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है m का मान l पर डिपेंड करता है, ठीक। l के हम 4 मान देखे, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से 4 मान देखे। ये आपका s है, ये आपका p है, ये आपका d है और ये आपका f है। एक जैसे ही बोला मैं 3 हो गया, d जैसे ही करता हूँ 2 हो गया, ठीक। m का कुल मान 2l+1 है। अगर मैं s कक्षक के लिए बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि l का मान 0, 1, 2, 3 होता है, उसका डिनोटेशन होता है SPTF, ठीक। तो मैं 0 लेता हूँ, 0 के लिए कुल मान कितना होगा? देखिए m का कुल मान, तो यहाँ पर मैं l बराबर यदि 0 लेता हूँ तो m बराबर 2 इंटू l के लिए हो जाएगा 0 + 1, 2 इंटू 0 हो गया 2 और +1, तो यहाँ पर आपको मिलता है 1।
और इसको आपको लेना है -l से 0 और 0 से +l। या तो आप इसको आप अपने सुविधा अनुसार ऐसा भी कर सकते हैं, 0 से -l तक चले जाओ, 0 से +l तक चले जाओ। तो ये आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है। s कक्षक l बराबर 0 है, मतलब s कक्षक है, s कक्षक में सिर्फ एक मान मिलेगा, अर्थात उसका कोई और दूसरा अभिविन्यास नहीं होता। तो s के लिए हम इस प्रकार से लेंगे और वो होगा, इसका जो वैल्यू होगा s कक्षक का m के लिए वो हो जाएगा 0। दूसरा, यदि l बराबर मैं 1 लेता हूं तो m बराबर आपको मिलेगा 2 × 1 + 1 = 3। 3 मान मिलता है। अब 0 से आप इधर बढ़ो माइनस की तरफ और प्लस की तरफ बढ़ते हैं, तो 0 इधर जाएंगे तो -1 और इधर जाएंगे तो +1। यहाँ पर टोटल 3 मान मिल रहे हैं और 3 अभिविन्यास आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। और ये किसका है? l बराबर 1 रखें मतलब p, और इसी को देखते हुए आप p के 3 अभिविन्यास होते हैं जिसको नाम क्लेचर कहते हैं, नामकरण करते हैं px py और ये pz। इस प्रकार से लिया जाता है। l बराबर यदि 2 रखते हैं तो आपको 5 अभिविन्यास प्राप्त होंगे, 5 मान प्राप्त होंगे। 0 से आप इधर चले गए, इधर चले गए तो ये आपको क्या मिलेगा? 0, इधर गए -1, इधर गए +1, इधर गए -2, इधर गए +2। इस प्रकार से टोटल 5 मान आपको मिल गए। और इसी को आप, ये l बराबर 2 मतलब d है और इसी को नाम करते हैं dxy। शिल्पी मैडम, तो ये आपको 5 मान इस प्रकार से इसका प्राप्त हो गया। अब ये अगला देखते हैं, अगला जो क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। वीडियो नहीं दिख रहा है सर। हाँ, किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देता है। यदि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं, या तो अप साइड मूवमेंट होगा, इस प्रकार से सिंबल दिया जाता है, जिसके लिए जो वैल्यू होता है वो +अप होता है। एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इसको वामावर्त बोला जाता है, या तो डाउन साइड सिंबल होगा उसको बोला जाता है -अप। ठीक, इसमें क्वांटम नंबर में सिर्फ इतना ही 2 जानकारी। और ये बताता है एक ही कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में अगर आपको विभेद करना है तो आपको स्पिन क्वांटम नंबर से ही विभेद कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं? एक ही उपकक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में विभेद करता है, तो ये आपको विभेद करके देगा एक ही उपकक्षक के 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में। अब ये इस प्रकार से ये 4 क्वांटम संख्या हो गया। अब ये आपको क्वेश्चन किस प्रकार से देगा इसके बारे में देखते हैं। तो इससे जो इसका जो पढ़े हैं अभी तक, इसमें जो समरी क्या है ये देख लेते हैं, इसका सार क्या निकल के आता है। फिर अब हम चलेंगे इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ये तो सब आप पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे। तो इससे अपने को जानकारी क्या क्या मिला ये देख लेते हैं 4 क्वांटम नंबर से। तो सबसे पहले आप देखो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा। सबसे शुरू हम देखे थे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां से आपको जानकारी मिलेगा किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन
किसी कोष मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है ऑर्बिट में मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो सब के बारे में बात कर रहा है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आप बताओगे यहाँ पर 2n²। क्या बताओगे? 2n²। ये होता है, अगर मैं n बराबर 1 रखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि आप देखे होंगे 1s 2s 2p 3s p d 4s p d f, इस प्रकार से आप लेते हुए चलते हो। ठीक, 2 में सिर्फ s और p मिलता है, 3 में s p d f नहीं मिलता, s p d मिलता है, 4 में जाते हैं तो s p d f सभी मिलता है, 1 में जाते हैं तो सिर्फ s मिलता है। तो अगर मैं n बराबर 1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर रखूंगा तो आपको मिलेगा 2। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जो कि मुख्य क्वांटम संख्या 1 को बता रहा है। यहाँ पर देखते हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। n बराबर मैं 2 रखता हूँ, ये वाला 2 को रखता हूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर, जो फार्मूला में n बराबर 2 रखा, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना आएगा, ये 8 हो गया और यहाँ पर 10 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। n बराबर 3 रखोगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हो। तो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। अगर इसको l के फॉर्म में पूछा जाए, आपको किस फॉर्म में पूछा जाए, l के फॉर्म में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? आप बोले थे यहाँ पर 2l+1, ये क्या है l, 2l+1 हम देखे थे, और ये क्या है m के बराबर है, m बराबर 2l+1, मतलब m के अभिविन्यास, कितने अभिविन्यास है उसके बारे में जानकारी देता है। टोटल अभिविन्यास की संख्या ये अभी देखे थे कुछ देर पहले, s के लिए हम 0 रखे थे, s में एक ही अभिविन्यास मतलब कोई अभिविन्यास नहीं था, p में अपने को 3 अभिविन्यास मिला, d में 5 अभिविन्यास मिला। ठीक, और एक उपकक्षक में दो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 2l+1। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर से आप ऐसा बता सकते हो, क्योंकि ये आपको बता रहा है उपकक्षक की संख्या, और एक उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दूंगा तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया 2, ये 4l+2, आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आप इस प्रकार से बताओगे। किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या अगर बोला जाए, अधिकतम कक्षकों की संख्या किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या ये हो जाएगा n² और 2l+1। ये आपको ये दो फॉर्म में इस प्रकार से बता सकते हो, ये अधिकतम कक्षकों की संख्या हो जाएगा। अब क्लास का टाइम मतलब आज टाइम ज्यादा हो गया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पर हम कल डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि ये क्वांटम नंबर है, इस पर आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको सेट देगा और बोलता है यहाँ पर कौन सा पॉसिबल है, और ये बोलेगा आपको कौन सा पॉसिबल नहीं है। आपको चारों क्वांटम नंबर का सेट बना के देगा, ABCD करके 4 सेट दे देगा ABCD, और उसमें से बोलेगा कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है, कौन से क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक और इसमें देगा, ये एक सेट का रहेगा। अब यहाँ पर 2 सेट का भी क्वेश्चन बनाता है, 2 सेट का देगा, एक सेट में चारों क्वांटम नंबर रहेगा, फिर दूसरा सेट में चारों क्वांटम नंबर रहेगा, और 2 सेट का एक ऑप्शन बनेगा, 2 सेट का एक ऑप्शन बनेगा ABCD करके, उस प्रकार से टोटल 8 सेट मिलेंगे। 2 सेट का एक ऑप्शन रहेगा और उसमें पूछेगा कौन सा डिजनरेट ऑर्बिटल को शो कर रहा है, अपभ्रंश कक्षक, अपभ्रंश कक्षक के लिए। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताया हूँ, यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठाकर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप फॉर्मूला पूछेगा सीधा 2n²,
या तो 4l+2 होगा, कक्षकों की संख्या n² या तो 2l+1। इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, पॉसिबल है कि नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा अपभ्रंश कक्षक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है, कोई एटम देगा, कोई एटम देगा, कोई तत्व देगा, और तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना भी पढ़े हो, कोई डाउट थोड़ी है, डाउट होगा तो पूछिए, फिर क्लास को लीव करते हैं, और कल के क्लास में फिर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है वो खत्म होगा। अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है, इसमें हम देखेंगे कक्षकों की आकृति, नोड क्या होता है, और जो भी रूल बचा है, बूंद का रूल, अबाउ रूल, ये सबसे यूज कैसे लेना है अपने को, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे।